हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का अपना चैनल टारगेट स्टडी में आप लोग का स्वागत है। आज मैं ओम्स लॉ के विषय में और पावर के विषय में बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओम्स लॉ ये जॉर्ज साइमन ओम नामक साइंटिस्ट ने बताया था। ये है क्या? तो ये कहता है ये नियम रिलेशनशिप्स बिटवीन वोल्टेज रेजिस्टेंस एंड करेंट, ये जो है नियम, ये रिलेशन संबंध बताता है किसके किसके बीच में। तो ये बताता है वोल्टेज रेजिस्टेंस और करंट के विषय में संबंध बताता है। कैसे बताता है तो आइए देखते हैं। इसका एक डिफिनीशन है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज एंड द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो है कहता है कि फ्लो ए थ्रू ए कंडक्टर, कंडक्टर मतलब कितनी बार मैंने इस कंडक्टर के विषय में बता चुके हैं आप लोग को। कंडक्टर का मतलब होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो हो जाए, उसको कंडक्टर कहते हैं, चालक कहते हैं। तो जिसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रवाह हो वो कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। मतलब करंट जो है, यहाँ पे इस फॉर्मूले पर ध्यान दीजिए, करंट जो आई से जिसको डिनोट करते हैं वो कहता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वोल्टेज, वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल का मतलब समानुपाती, दूसरे शब्दों में समझे बढ़ाना। कैसे कि अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और एक होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली का मतलब होता है उल्टा। तो डायरेक्टली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, वोल्टेज है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, रेजिस्टेंस है। मतलब रेजिस्टेंस क्या है, उल्टा है। अगर रेजिस्टेंस आपका डबल होगा, दो गुना होगा, डबल का मतलब दो गुना होगा, तो करंट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ये इस बात को ध्यान में रखिएगा। इन्वर्सली का मतलब क्या होता है, इन्वर्सली का मतलब होता है उल्टा। तो अगर करंट अगर आपका आधा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, दुगना होगा। अगर वोल्टेज आपका बढ़ रहा है, वोल्टेज जितना बढ़ेगा उतना ही करंट भी आपका बढ़ेगा। तो नियम समझ में आया। इस नियम में आपके तीन फॉर्मूले बनेंगे जो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन? तो देखिए, ये इस ऐसे इसको याद करिएगा। बी एक त्रिभुज का सिंबल में मैंने इस फॉर्मूलों को समझाया। भी इजकल टू आई आर होता है, वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस में संबंध क्या बताया है। तो V इजकल टू आर आई होता है। मतलब कैसे? तो देखिए यहाँ पे प्रोपोर्शनल की जगह हम इक्वल का साइन देंगे। आर जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो V इजकल टू क्या होगा, R ये इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो V इजकल टू आर आई। और तीसरा R इजकल टू वाई। मतलब एक अगर याद हो गया तो तीनों फार्मूले आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है ना। और इस पे मैं न्यूमेरिकल भी आपको बताऊंगा कैसे निकालते हैं। ठीक है ना। तो इनमें से कोई भी दो को आपको वैल्यू पता होना चाहिए, तो तीसरा वैल्यू अपने आप निकल जाएगा। एक और मैं इसमें ये चीज़ समझाने वाला हूँ आपको कि ये ना जाने सीबीएसई वाले एग्जामों में बहुत बार पूछा है क्या, कि एक ओम का डिफाइन पूछता है। एक ओम होता क्या है, बहुत बार क्वेश्चन आया है। तो चलिए मैं इसको आसानी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कहता है कि एक ओम होता क्या है कि इट इज सेड टू वन ओम इट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 volt across two ends of the conductor makes a current of 1 ampere to flow through it। मतलब कि जैसे देखिए समझिए कि मैंने लिखा है कि रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस इजकल टू क्या है, रेजिस्टेंस इजकल टू वी बाई आई। तो मान लीजिए कि लिखा है कि 1 ओम, क्या लिखा है, 1 ओम सेट टू बी 1 ओम का मतलब है इट इज ए पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मैंने बार बार कहता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या होता है, वोल्टेज। ये बार बार अपने दिमाग में बैठा दीजिए क्योंकि ये वर्ड बार बार आने वाला है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है वोल्टेज। तो कहता है कि वोल्टेज अगर हम 1 volt लेते हैं, कितना लेते हैं, 1 volt, तो हमारा उस कंडक्टर में करंट भी कितना फ्लो होगा, 1 एम्पियर ही फ्लो होगा। अगर 1 volt आप लिए हैं, 1 volt मतलब एक वोल्टेज लिए हैं, तो उसमें करंट भी कितना होगा फ्लो, 1 एम्पियर ही होगा। तो आपका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, 1 रेजिस्टेंस होगा। और यही आपका 1 ओम है, बस और कुछ नहीं है। तो 1 ओम बराबर 1 volt बटा 1 एम्पियर। तो इसलिए 1 का सिंबल ये होता है और वोल्ट का तो भी होता है, और करंट का सिंबल ए होता है। ए से डिनोट करते हैं, एम्पियर का पहला लेटर ए है। तो 1 volt बटा 1 एम्पियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके और कुछ नियम्स है वो बताने वाला हूँ आपको कि ये जो नियम है एसी, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछा है। ये नियम
किस पर काम करता है। तो याद रखिएगा ये नियम AC और DC दोनों पर कार्य करता है तथा प्रतिरोध और संधारित्र मतलब कैपेसिटर। कैपेसिटर आप लोग जानते होंगे, ऐसे मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसका कैपेसिटर के विषय में समझाऊंगा। और ये कैपेसिटर जैसे पंखों वगैरह में आप लोग देखे होंगे, पंखे वगैरह में जो वाइट कलर का एक डिब्बा छोटा सा गोलाकार होता है वो क्या है, कैपेसिटर है। तो वो कैपेसिटर कहता है कि कैपेसिटर प्रतिरोध, इस पर भी ये नियम लागू होता है। और ये नियम कहाँ कहाँ और लागू होता है, तो कहता है कि इसके अलावा और एक आर्क लैंप्स वगैरह होते हैं, ठीक है ना, प्रेकत्व होता है, उस पर भी लागू होता है। तो वो चलिए वो डीपली है, मैं और कभी इसके विषय में बताऊंगा। और फिर ये पूछता है कि ये नियम और कहाँ लागू नहीं होता है, तो सेमीकंडक्टर आप लोग जानते हो, डायोड, ट्रांजिस्टर, जैसे LED बल्ब आता है तो हम LED बल्ब बोलते हैं, जबकि LED बल्ब नहीं होता है, वो डायोड है। तो डायोड होता है, ट्रांजिस्टर होता है, ये जिसको सेमीकंडक्टर कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो बैटरी का जो सॉल्यूशन होता है उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो वहाँ पे ये लागू नहीं होता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोनों चीज़, याद रखिएगा 3 भी, कि ये बार बार क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ पे लागू होता है और कहाँ पे लागू नहीं होता है। चलिए आगे और चीज़ मैं बताता हूँ। कहता है कि जो मैंने आपका ओम्स लॉ समझाया है उसी के विषय में मैंने हिंदी में भी लिखा है। कितने बच्चे कहते हैं सर इंग्लिश में कभी चाहिए, कभी किसमें भी, इसलिए मैंने दोनों को, हिंदी और इंग्लिश दोनों का कम्बिनेशन दिया है आपको। तो कहता है कि अगर किसी चालक में, ये समझने की कोशिश कीजिएगा, मतलब इसको समझ गए तो फिर ओम्स लॉ कुछ नहीं है। अगर किसी चालक में, चालक मतलब तार जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह हो, ये बार बार इंडिकेट कर रहे हैं कि आपके दिमाग में बैठ जाए। तो कहता है कि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाओं को नियत रखा जाए। भौतिक अवस्थाओं को क्या किया जाए, नियत रखे। भौतिक अवस्था मतलब जैसे तापमान वगैरह बढ़ाना घटाना, मोटाई वगैरह में मतलब पतला करना मोटा करना, लंबाई बढ़ाना छोटा करना बड़ा करना, अगर इन सभी स्थितियों को नियत रखा जाए, मतलब कोई डिफरेंस, मतलब कोई चीज़ में ना तापमान में बढ़ोतरी घटोतरी की जाए, ना लंबाई बढ़ाया जाए, ना चौड़ाई बढ़ाया जाए उसका, उस तार का, ना ही उसकी मोटाई बढ़ाया जाए, ना ही उसको पतला किया जाए, ऐसा कुछ भी डिफरेंस उसमें ना किया जाए, वो भौतिक अवस्था कहलाता है। और नियत रखा जाए मतलब कांस्टेंट फिक्स रखा जाए, वैसा है जैसा वैसा ही रखा जाए। तो उस स्थिति में कहता है कि चालक में वोल्टेज और उसमें प्रवाहित करंट क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं, जो ओम्स नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि अगर उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाए, तार के भौतिक अवस्था में कोई तार में परिवर्तन ना किया जाए, तो उनमें वोल्टेज और करंट क्या होते हैं, एक दूसरे के समानुपाती हैं, जो आपको इस फिगर से देखकर समझ में आ रहा है। तो भी समानुपाती होता है करंट का, कि वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, जब तक उसमें रेजिस्टेंस की बात ना हो, ठीक है ना। इसलिए रेजिस्टेंस इसमें क्या होता है, कांस्टेंट। यही कांस्टेंट जो है हमारा रेजिस्टेंस होता है। ये बिल्कुल दिमाग पे रखिएगा जो ओम महाराज ने बताया था। जैसे एक चीज़ और मैं और इस तरीक़े से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, कि जैसे मैं T4 क्या होता है, टेम्परेचर तापमान, और R4 रेजिस्टेंस और I4 करेंट। अगर तापमान अगर हम बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, और करंट क्या होगा, बढ़ेगा। सिंपल सी बात है। अगर रेजिस्टेंस घटता है तो करंट क्या होता है, बढ़ता है। जब रुकावट ही नहीं रहेगी तो क्या करंट फ्लो होगा। अगर रुकावट ज़्यादा होगी तार में तो क्या होगा, करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो रुकावट ज़्यादा तो करंट कम, मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा तो करंट कम, और टेम्परेचर ज़्यादा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये बिल्कुल याद कर लीजिएगा इस चीज़ को। ये बहुत ही अच्छा तरीके से मैंने समझाने की कोशिश किया है, और जिस ये एग्ज़ाम में भी बहुत बार इसको पूछा गया। एक चीज़ और मैं बता दूंगा, जितने भी आयनीकृत गैस होते हैं, जो ट्यूबलाइट वगैरह है, या CRT है, कैथोड रे ट्यूब होता है, या इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो आयन के कारण होती है। किसके कारण होती है, आयन के कारण होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा है, इसको ध्यान में रखिएगा। पिन कहता है कि अर्धचालक में विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन तथा होल्स के द्वारा होता है। अर्धचालक जो होते हैं सेमीकंडक्टर, उसमें विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन के द्वारा भी होता है, और कुछ होल्स छोटे छोटे जिसको हम कटोर कहते हैं या छिद्र कहते हैं, उनके द्वारा होता है। तो अब आइए हम नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, पावर, ठीक है ना। हम आशा करता हूँ, आई होप कि आपको ओम्स लॉ समझ में आया होगा। पावर क्या होता है, पावर का हिंदी शक्ति। इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम ए सर्किट
पर यूनिट। मतलब क्या होगा, इसका कहने का मतलब है कि ये क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। जैसे कहता है कि मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है आपका, ठीक है ना, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उस डिवाइस में कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड हो रही है, स्टोर हो रही है पर यूनिट टाइम में, या आप उसको अमाउंट ऑफ हीट भी बोल सकते हैं। अमाउंट ऑफ हीट, इलेक्ट्रिक हीट जो होते हैं कितना कंज्यूम्ड हो रहा है पर यूनिट टाइम में, वो उसका पावर कहलाएगा। ठीक है ना, वो उसका क्या कहलाएगा, पावर कहलाएगा। तो याद रखिएगा, पर यूनिट टाइम का मतलब होता है एकांत समय में, एक सेकंड में खर्च की गई कुल ऊर्जा को ही हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। ठीक है, कहता है इसका ऐसा ही मात्रक वाट होता है जिसको हम लोग W से सूचित करते हैं, और एक अश्व शक्ति बराबर जिसको हॉर्स पावर कहते हैं 746 वाट होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ना जाने कितनी बार एग्जामों में ये पूछा कि एक HP बराबर कितना वाट्स होता है, तो 746 वाट होता है, जिसको एक kWh भी कहते हैं। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1.34 हॉर्स पावर। कहता है कि इसके भी 3-4 फार्मूले हैं, ठीक है ना, जो इस फार्मूले से न्यूमेरिकल्स वगैरह बनाए जाते हैं। तो चलिए समझाते हैं। P इजकल टू P फोर पावर, P इजकल टू एनर्जी बाई टाइम, मतलब एनर्जी बाई टाइम, मतलब एनर्जी कंज्यूम्ड होता है पर यूनिट टाइम, तो एनर्जी बाई टाइम। तो एनर्जी का मतलब क्या हुआ, एनर्जी कैसे कंज्यूम होता है, जब हम वर्क करेंगे तो वर्क डन बटा टाइम भी लिख सकते हैं, तो एनर्जी को वर्क डन बटा टाइम भी लिख सकते हैं। तो एक फर्स्ट फार्मूला निकल गया इससे। फिर दूसरा फार्मूला देखते हैं, P इजकल टू H/T। हमने फिर बताया है, इस डिफिनीशन में भी समझाया है कि कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड होती है या कितनी अमाउंट ऑफ हीट कंज्यूम्ड होती है। दोनों बात समझिए, क्योंकि एनर्जी जहाँ निकलेगा वहाँ हीट भी उत्पन्न होगी, इसलिए एनर्जी और हीट दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो P इजकल टू एनर्जी की जगह हम हीट कहेंगे पर यूनिट टाइम बट्टा T। तो हीट का फॉर्मूला होता है I² RT। ठीक है ना, ये हीट का फॉर्मूला है H इजकल टू। तो H के जगह हम I² T लिखें, जहाँ T से T कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, I² R। तो P का दूसरा फार्मूला निकल गया। तीसरा फार्मूला देखते हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अनुसार से हम जानते हैं V इजकल टू IR होता है, तो हम P इजकल टू I² R लिखे हैं, जो दूसरे फार्मूला है P इजकल टू I² R। तो वहाँ पे हम R की जगह क्या V/I लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अनुसार से। तो I से I कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा V × I। तो ये थर्ड मेरा क्या हो गया, ये थर्ड मेरा फार्मूला हो गया। और चौथा जो होता है P इजकल टू VI, वो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अनुसार से ही आप रखिएगा, देखिएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, I की जगह V/R लिख सकते हैं, तो V × V मतलब V² और बटा R। ये मेरा क्या निकल गया, फोर्थ मेरा फार्मूला निकल गया। आइए हम समझते हैं आगे। एक चीज़ मैं न्यूमेरिकल के अनुसार से समझाने की कोशिश किया हूँ कि घरों में जो हम लोग बिजली बिल का जो घरों में सप्लाई होता है, तो उसका विद्युत ऊर्जा खपत हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो आइए एक न्यूमेरिकल के अनुसार से आपको समझाता हूँ। कहता है कि एक घर में अगर मान लीजिए 220 वोल्ट पर 25 वाट के 10 बल्ब लगे हैं, 25 वाट के 10 बल्ब लगे हैं, और उस बल्ब को मैं 10 घंटा डेली जलाता हूँ, तो क्वेश्चन है कि 30 दिन में हमारा खपत कितना होगा, बिजली बिल का खपत कितना होगा। अगर 1 यूनिट का 2 रुपया दाम है, 1 यूनिट का मतलब 1 यूनिट का 2 रुपये प्रति यूनिट की दर से हमको निकालना है कि 1 मंथ का कितना होगा। तो सबसे पहले इस फार्मूला को देखेंगे, ये फार्मूला याद कर लीजिएगा। इस फार्मूले से ही हमारा कोई भी बिजली व्यय विद्युत ऊर्जा ज्ञात करना हो तो इसी फार्मूला से ज्ञात करते हैं, NPSD/1000। N का मतलब होता है कि उस घर में कितने उपकरण लगे हैं, कितने उपकरण लगे हैं, ठीक है ना, विद्युतीय उपकरण लगे हैं। फिर P का मतलब होता है कि शक्ति जो है कितने वाट के, जैसे 25 वाट है तो ये कितने वाट की उसमें मतलब बल्ब, टीवी, पंखा लगे हुए हैं, तो वाट्स लिखेंगे यहाँ पे। H का मतलब होता है कितना घंटा जलता है, और फिर D मतलब दिन होता है, मतलब कितने दिन का निकालना है। बट्टा में क्या होता है, 1000 होता है। 1000 इसलिए लिखते हैं कि 1 किलोवाट का निकालना है, तो 1000 से डिवाइड करते हैं। तो आइए देखते हैं, तो हम क्या लिखें, सबसे पहले N मतलब विद्युतीय उपकरण। तो विद्युतीय उपकरण क्या था, 25 वाट था, कितना था, 25 वाट था, तो 25 लिख दिए। अब कहता है कि शक्ति वाट में, तो शक्ति कितना था, 25 वाट,
ठीक है ना, 25 लिख दिया। दूसरा था P सॉरी N विद्युतीय उपकरण संख्या, कितना था विद्युतीय उपकरण से 10 बॉल लगे थे तो 10 लिख दिए। और कितना घंटा चलाना था तो 10 घंटा चलाना था तो 10 लिख दिए यहाँ पे। और उसके बाद कितने दिन का निकालना था तो 1 माह मतलब 30 दिन का निकालना था, 30 लिख दिए। और 1000 से डिवाइड किए सबको, अगर हम सोल्यूशन निकालें इसका तो 75 यूनिट आया। कितना यूनिट आया तो 75 यूनिट आया सॉल्व किए तो। और इसको 1 यूनिट का दाम कितना है 2 रुपया है, 1 यूनिट का दाम 2 रुपया है। तो हम इसमें क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 150 रुपया 1 मंथ का खर्च निकला। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।